हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, ये हमारे क्लास 8th की हिंदी की बुक है और ये आपका आज फर्स्ट वीडियो है हिंदी का। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है ध्वनि, चैप्टर फर्स्ट ध्वनि। ठीक है, ये क्या है? पोयम है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिख रखा है? पद्य। ठीक है, एक होता है गद्य और एक होता है पद्य। गद्य का मतलब होता है स्टोरी, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, और पद्य का मतलब होता है पोयम, जो कि आपके यहाँ पर दे रखा है। एक शानदार पोयम ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों शुरू करते हैं ये पोयम। देखिए, ये पोयम एक्चुअली इसमें बताया गया है, कवि अपने बारे में ही कुछ बता रहे हैं, तो उसमें ही हमको ये पढ़ना है। बच्चों, अभी आप लोग लिखने का काम मत करना, केवल आप लोग समझ लो। लिखने के लिए मैं टाइम दूंगी और बताऊंगी भी कि आपको क्या लिखना है, फिर आप लोग लिखना। ओके। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। एक बहुत अच्छा पोयम है। जब आप इसका अर्थ पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, अर्थ से पहले हम देखते हैं कुछ कठिन शब्दों को। जैसे इसमें कठिन शब्द तो वन का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा है। वन मीन्स जंगल। मृदुल का मतलब होता है कोमल, है ना, सॉफ्ट। और अंत का मतलब समाप्त, यानी कि अंत हो गया है, यानी कि समाप्त हो गया है। पात का मतलब होता है पत्ते, ठीक है, जो पेड़ के पत्ते होते हैं। कोमल का मतलब सॉफ्ट है, मुलायम, ठीक है, और मुलायम, है ना। और यहाँ पे मृदुल का मतलब था कोमल। कोमल यहाँ पर मृदुल मन, है ना, इस तरीके से कोमल मन। और यहाँ पे कोमल का मतलब मुलायम, यानी कि किसी वस्तु की बात कर रहा है कि मुलायम है, या मन के लिए भी हम बोलते हैं कि बहुत ही मुलायम मन है, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, गात का मतलब है शरीर। कर मीन्स हाथ। निद्रित, निद्रित का मतलब यहाँ नींद। ओके, नींद में, निद्रित का मतलब नींद में सोई हुई। प्रत्युष मतलब होता है प्रातः काल। और मनोहर का मतलब सुंदर, मन सुंदर या मन को मोहने वाला। अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ लिखना है, जैसे कोई भी ये हमारा पद्य हो या गद्य हो, यदि आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, ये हमारा पद्य है यानी कि पोइट्री है, ठीक है, पोयम है, और इसको कह रहा है कि आप इसको एक्सप्लेन करिए, तो हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं, उसके बाद प्रसंग लिखते हैं, या दोनों का हेडिंग आप एक साथ डाल करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो संदर्भ एवं प्रसंग ये लिखने के बाद ही हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देते हैं, यानी कि व्याख्या देते हैं कि यहाँ पोयम में क्या कहा गया है। अब संदर्भ का मतलब होता है, उसमें ये बताया जाता है कि ये इस कविता के लेखक कौन है और कौन से चैप्टर से ये लिया गया है कविता, है ना, ये हमने बताया, तो ये होता है संदर्भ। प्रसंग का मतलब होता है, कहीं भी जब हम प्रसंग बताते हैं, इट मीन्स कि आप ये बता रहे हैं कि कविता में क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो काफ़ी बड़ा हो गया, तो इतनी बड़ी बात नहीं। हम एक छोटे में अगर हमको कहे कि संदर्भ बताओ, तो हम एकदम उसको कैसे बताएंगे। और प्रसंग, प्रसंग का मतलब कि इस पूरे में क्या कहा गया है। जैसे मैं आपको बताती हूँ एक मूवी से। ओके, मूवी में अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों दंगल मूवी का संदर्भ बताओ और प्रसंग बताओ, तो संदर्भ का मतलब इसके डायरेक्टर ये हैं, ठीक है, नाम बताओगे, डायरेक्टर ये हैं और ये एक्टर ने इसमें काम किया है। ओके, मतलब यहाँ से ये लिया गया है, इस तरीके से यहाँ पे बात करते हैं। और प्रसंग का मतलब होता है कि इस पूरे मूवी में क्या दिखाया गया है, ज़्यादा नहीं, बहुत शॉर्ट में आप बताइए। तो शॉर्ट में हम बताएंगे कि भाई इसमें जो है वो पहलवानी के बारे में बताया गया है, कुश्ती के बारे में बताया गया है। ठीक है, दो लड़कियां होती हैं जो कि कुश्ती करती हैं, कैसे वो कुश्ती करती हैं, और पिता का इसमें स्ट्रगल दिखाया गया है कि एक पिता जो है वो किस तरीके से बच्चों को काबिल बनाता है, कितना उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, तो छोटे में हमने बता दिया, पूरी स्टोरी को 3 घंटे 2.5 घंटे की पूरी स्टोरी को हमने शॉर्ट में बताया ना, इसको हम बोलते हैं प्रसंग। तो हर एक जगह पर, चाहे वो पद्य हो या गद्य हो, स्टोरी हो या पोयम हो, आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, अगर आपको एक्सप्लेनेशन देता है तो उससे पहले आपको संदर्भ प्रसंग कहेगा। अगर कहता है
क्वेश्चन में कि संदर्भ प्रसंग लिखिए तो आपको लिखना है, नहीं कहता तो भी आपको लिखना है, यहीं से शुरुआत करनी ही है। संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, उसके बाद ही हम व्याख्या की बात करेंगे। तो देखिए संदर्भ क्या कह रहा है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित, मतलब ये कहाँ से लिया गया है, तो कह रहा है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां, क्योंकि ये काव्य है, काव्य का मतलब क्या मैंने बताया आपको कि पोयम है ना। काव्य पंक्तियां, ये सारी पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी बुक से, ठीक है ना, वसंत में संकलित, और इसके राइटर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित। अब इसका नाम चैप्टर का ध्वनि नामक कविता से ली गई है। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया हमारा ये संदर्भ, बता दिया कि ये कहाँ से आया, कहाँ से है, वो बात हो गई संदर्भ की। अब प्रसंग में बता रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने उनके काव्य जीवन का, अब बता रहे हैं कि इसमें क्या वो बताना चाहते हैं, तो कवि ने उनके काव्य जीवन का अंत समझने वाले आलोचकों को कड़ा जवाब देते हुए देश की युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास किया है। ठीक है, यानी कि इस पूरे पोयम में बात आपको समझ में आ गई कि कवि क्या कहना चाहता है, कि कुछ लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि अब मेरी लाइफ खत्म हो गई है और अब मैं नए नए कविताएं नहीं दे सकता हूं, जो मेरे आलोचक हैं, तो उन आलोचकों को कड़ा जवाब देना और उसके साथ साथ जो युवा पीढ़ी हैं उनको भी जगाने का प्रयास किया गया है। इस कविता में हमको यही पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको शॉर्ट में पता पड़ गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम करेंगे एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या। देखिए, कवि आत्मविश्वास के साथ अपने आलोचकों को जो ये मानते हैं कि, एक मिनट बेटा मैं इसको सेट कर लूँ, नहीं तो मुझे बार बार इधर उधर करना पड़ रहा है। एक मिनट सेट कर लूँ फिर आपको पढ़ाती हूँ। कवि आत्मविश्वास के साथ अपने आलोचकों को जो ये मानते हैं कि कवि का कवित्व अब प्रभावशाली नहीं रहा है। जैसे बहुत मान लीजिए कि कविताएं कहते हुए कवि को बहुत समय हो गया है और कवि की एक एज हो गई है। ठीक है, तो अब बाकी जो नए युवा पीढ़ी है उनको लगता है कि अब कवि का प्रभाव समाप्त हो गया है। ठीक है, अब ये नई नई बातें नहीं बोल सकते हैं, वही सारी चीज़ें रिपीट होंगी, कुछ नया नहीं बता सकते। ऐसे कुछ आलोचक हैं और उनका कवि जीवन अब समाप्त होने वाला है। ठीक है, ऐसे कुछ आलोचक हैं, तो उन आलोचकों को अब देखिए कवि क्या कहते हैं, प्रत्युत्तर है ना। प्रत्युत्तर का मतलब होता है कि उनको उन्हीं बातों का जो उन्होंने कहा कि अब आपका जीवन समाप्त हो गया है और आप अब कुछ नया नहीं, प्रभावशाली कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनको ये क्या कर रहे हैं, उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आंसर देते हुए कहते हैं कि उनके जीवन रूपी उपवन में अभी भावनाओं और कल्पनाओं रूपी वसंत का आगमन हुआ है। ये बात कविता में भी है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। ठीक है, यानी कि अभी अभी क्या हुआ है कि कल्पनाओं, भावनाओं का, और कल्पना, जो कवि होते हैं ना, वो किसी भी चीज़ को, चाहे कुछ भी हो, आप उनके सामने एक फूल रख दो, उस पर ही कविताएं बनाते हैं और उसमें बहुत सारी भावनाएं जोड़ती हैं, बहुत सारी अपनी कल्पना के द्वारा एक कविता को एक अच्छा रूप दिया जाता है। तो कवि कहते हैं कि अभी जो है, अभी ख़त्म होने वाला नहीं है मेरा प्रभाव, अभी अभी तो मेरे मन में बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी कल्पनाओं रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण संगीतमय हो उठता है। ठीक है, पतझड़ आता है तो सबको लगता है एकदम जैसे सारे पत्ते वत्ते सब झड़ गए हैं, है ना, सारे पेड़ जो है, वृक्ष जो है, वो किस तरीके से नजर आते हैं, सारे वृक्ष ऐसे लगते हैं जैसे एकदम उजड़े हुए लगते हैं, है ना। तो लेकिन उसके बाद जब वसंत आता है तो नए वापस नए फूल निकलने लगते हैं, नए पत्तियां निकलने लगती हैं पेड़ों के ऊपर, और वापस पूरा ऐसा लगता है कि पूरा वातावरण संगीतमय हो उठा है। तो वही चीज कवि अपने ऊपर भी कहते हैं कि अभी मेरे अंदर अभी भावनाओं और कल्पनाओं ने नया जन्म लिया है और मेरा प्रभाव अभी समाप्त होने वाला नहीं है। चारों ओर मनमोहक और
परिवर्तित प्रकृति दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार उनके मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ है, जो उनकी कविताओं के माध्यम से प्रकट होगा। कवि कहते हैं कि मन में भावनाएं, देखिए हमारे सोचने की क्षमता, हमारे सीखने की क्षमता, ये हमेशा चलता रहता है। हम कभी नहीं कह सकते कि हम परफेक्ट हो गए हैं या बहुत अच्छा सीख लिया है या हम बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। बहुत एक्सपीरियंस्ड कैसे हो सकते हैं? प्रतिदिन हमको कुछ सीखने को मिलता है ना बच्चों। जैसे मैं टीचर हूँ, लेकिन मुझे भी स्कूल में प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कभी कभी छोटे छोटे नर्सरी के बच्चों से भी कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जो सीखना है ये कभी ख़त्म नहीं होता। तो वही चीज़ कवि भी कहते हैं कि कविताओं के उनका उमंग नया, तो अभी तो आशा और उमंग का संचार हुआ है, जो उनकी कविताओं के माध्यम से प्रकट होगा, जिसका अंत कभी भी संभव नहीं है। कभी भी किसी का भी कोई भी अगर कुछ सीखना चाहता है, कुछ कल्पना करना चाहता है, जिस चीज़ में वो उसको इंटरेस्ट है, तो उसमें नया नया कुछ करने की उसकी प्रकृति होती है कि कुछ नया उसमें करके दिखाएगा। अगर आपको लगेगा कि अच्छा बस यही लिमिट है ना, यहीं तक यही काम हो सकता है, ऐसा नहीं है। आगे वो भी बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंस से नया करके दिखा सकता है। ठीक है, यही बात कवि कहता है। साथ ही कवि आलस्य और निद्रा में खोए हुए तथा अपने पथ से भटके हुए युवाओं को भी प्रेरित करेगा। युवा का मतलब जो यंग जनरेशन है, उनको भी प्रेरित करेगा कि भाई आप भी कुछ करो, हम ओल्ड होकर के अगर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका सेकेंड पैरा है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देखिए कवि कहता है कि जैसे वसंत बंद कलियों से आलस्य खींचकर उन्हें खिला देता है। छोटी छोटी कलियां हैं, खिली नहीं हैं, बंद है अभी, लेकिन वसंत ऋतु आते ही वो नई कलियां खिल जाती हैं, वापस पूरा फूल बन जाता है। उसी तरीके से कवि भी युवा पीढ़ी के अंदर एनर्जी भर करके, ठीक है, अपने कुछ नया अपना डाल करके अपनी कविताओं को वापस जो है वो लेकर के आएंगे और उनमें अपना अमृत रस डालकर नव जीवन का संचार करता है। उसी प्रकार वह भी युवाओं के मन से आलस्य की भावना को दूर करके उनके जीवन को आशा और उत्साह से भर देगा। कैसे भरेगा? अपनी कविता के द्वारा। वह अपनी कविताओं के द्वारा अनंत परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाएगा। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बेटा ये होता है कि आपको धर्म का राह दिखाएगा, सही गलत में फर्क बताएगा, क्या सही है क्या गलत है और हमको किस रास्ते को चुनना चाहिए। उसे पूरा विश्वास है कि वह अभी बहुत समय तक अपनी रचनाओं से समाज का मार्गदर्शन करता रहेगा। जिन लोगों को ये लगता है कि अब यही इनके आइडियाज़ हैं, ऐसे ही ये काम करेंगे, तो उनको वो अपोज करते हुए कह रहे हैं कि अभी तो मेरे मन में बहुत सारे आइडियाज़ हैं। क्योंकि जिन लोगों के अंदर कुछ न कुछ सीखने की चाह रहती है, हमेशा कुछ सीखते रहते हैं, कुछ नया करने की चाह है, तो वो हमेशा अपने नए नए काम से, है ना, कुछ नया करके समाज को मार्गदर्शन करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। कवि भी उसी तरीके से नए नए कविताओं में नया प्रभावशाली कविताएं दे करके, एनर्जेटिक कविताएं दे करके युवा को बताना चाहते हैं कि आप उनके अंदर, युवा के अंदर एनर्जी भर के और उनको सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक कविता है बच्चों और बहुत ही सुंदर कविता है। अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कविता आप लोग लिखेंगे पोयम। बच्चों पोयम आपको दोनों ही ये पैरा एक साथ एक जगह लिखना है। अब मैं थोड़ा इसको बड़ा करती हूँ, थोड़ा जूम करके आपको दिखा देती हूँ ताकि अब आपको देखिए समझने काम हो गया। अब आपको अपना रिटेन वर्क करना है। ओके बच्चों, सबसे पहले आप चैप्टर फर्स्ट ध्वनि ये चैप्टर डालिए, वीडियो को पॉज करिए और चैप्टर 1 ध्वनि, ठीक है, ये आपने कर लिया। अब बच्चों ये फर्स्ट पैरा, ये पूरा पैराग्राफ लिखिए, वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो और ये पूरा पैराग्राफ लिखो। ठीक है बच्चों, अब आप करेंगे ये सेकेंड पैरा। पहले आप पूरा पोयम डन करेंगे, ठीक है, अब आप ये करेंगे सेकेंड पैरा। ये सेकेंड पैरा लिख लीजिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके।
ठीक है। अब बच्चों ये आपका पूरा पोयम डन हो गया, ठीक है ना। पोयम आपका सबसे पहले फ्रंट पेज पर पेज नंबर डाल करके फ्रंट पेज पर ये पूरा पोयम आ जाएगा। पोयम के बाद अब आप लोग लिखेंगे शब्दार्थ, ठीक है। तो यहां से शब्दार्थ लिखना शुरू करो बच्चों। कठिन शब्द, फर्स्ट है आपका वन जंगल, सेकंड है मृदुल कोमल, थर्ड है अंत समाप्ति, पात पत्ते, कोमल मुलायम, गात शरीर, कर हाथ, निद्रित नींद, नींद में या सोई हुई, ठीक है। प्रत्युष प्रातः काल, मनोहर सुंदर या मन को मोहने वाला, ठीक है। ये आपका हो गया मीनिंग। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग आप लिखेंगे आगे, यहां शब्दार्थ लिखेंगे बच्चों। पुष्प फूल, तंद्रालस मतलब आलस्य और नींद, लालसा यानी कि इच्छा, कुछ करने की लालसा है, कुछ करने की इच्छा है, नव यानी कि नवीन या नया, सहर्ष, सहर्ष का मतलब होता है प्रसन्नता के साथ, ठीक है। स का मतलब साथ होता है और हर्ष मतलब प्रसन्नता, तो प्रसन्नता के साथ। द्वार, द्वार का मतलब है दरवाजा, और अनंत मतलब जिसका अंत न हो सके, जैसे ईश्वर, ठीक है। ये आपको मीनिंग लिखना है, ठीक है। मीनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा जब, अब आप क्या करेंगे, अब आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ एवं प्रसंग। ओके बच्चों, संदर्भ एवं प्रसंग लिखने से पहले अब आपको क्या करना है, इस पोयम का देखिए, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ लिख करके कि आपको कैसे लिखना है। बच्चों देखिए, संदर्भ और प्रसंग लिखने से पहले हमको पहले ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे नंबर 1, अभी न होगा, पोयम का शुरुआत का लाइन जरा सा, अभी न होगा, फिर डैश 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 देंगे, और फिर ये लास्ट लाइन प्रत्युष मनोहर, यहाँ लिख दिया हमने प्रत्युष मनोहर, ठीक है। इस तरीके से पहले लिख लेंगे कि इसका मतलब कि यहां से लेकर के और यहां तक हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 और ये एक लाइन लिखने के बाद अब हम शुरू करेंगे यहां से, संदर्भ एवं प्रसंग, ठीक है। ये चीज यहां से यहां तक आपको लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, व्याख्या पूरा आपको करना है यहां से लेकर यहां तक। लेकिन बच्चों देखिए, व्याख्या में जरूरी नहीं कि जो चीज यहाँ ये लिखा हुआ है सेम टू सेम आप लिखें। आप अपने मन से सोच करके बना करके, है ना, कोई भी बात इस तरीके से सोच कर बनाकर, इस चीज से, इस पोयम से रिलेटेड ही होना चाहिए, लेकिन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो आपने लिख लिया था पोयम। यहाँ पे संदर्भ और प्रसंग मैं यहाँ पर जूम कर ये किया हुआ है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा टाइम दे रही हूँ, लिखते चलिए। संदर्भ एवं प्रसंग, हेडिंग डालो आप लोग, वीडियो को पॉज करो और देखिए धीरे धीरे मैं मूव कर रही हूँ। आपको, आपने जहां तक लिख लिया उसके आगे वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। बच्चों हम लोग कहाँ चल रहे हैं, संदर्भ और प्रसंग लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग व्याख्या करेंगे। मैं ये ऐसा करती हूँ, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ, आप जूम करके लिख लेना। एक्सप्लेनेशन लिख लो बच्चों। वीडियो को पॉज कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना और थोड़ा बड़ा बड़ा करके इसको जूम करके थोड़ा देख करके लिख लेना, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। वापस देखिए, आपको फिर से लिखना है संदर्भ एवं प्रसंग,
ठीक है, ये संदर्भ और प्रसंग आपको वापस लिखना है। तो ये चीज़ आप, संदर्भ तो हर जगह वही रहेगा, कहाँ से लिया है बस वही बात है। प्रसंग में क्या बताना चाह रहे हैं, अब इस वाले पैरा में क्या बताना चाह रहे हैं। अब आप सेकंड पैरा करने जा रहे हैं ना बच्चों, तो जैसे भी फर्स्ट में किया था ना वैसे ही हम क्या करेंगे पहले, अब सेकंड पैरा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मिनट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ये लिख लेंगे, लिखने के बाद क्या करेंगे, डैश डैश दे करके और ये लास्ट लाइन लिख देंगे। इसका मतलब कि हमने यहाँ से यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं इसको। ओके, अब आप यहाँ से लिखेंगे संदर्भ एवं प्रसंग और व्याख्या। क्लियर बच्चों, दिख रहा है? आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो और या वीडियो को पॉज करके लिख लो। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका पोयम। पोयम में आपके इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन देने को आएगा और हिंदी के हर चैप्टर में ये चीज़ आता है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक है ना, इस तरीके से आता है करके। एक यहाँ पे आपको फोकस करने वाली बात ये है, देखो मैं थोड़ा इसको जूम करके आपको समझाऊं, जो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं उन चीज़ों लिखने में बच्चों, आप लोग क्या क्या चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं वो देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सके, है ना, तो क पर ए की मात्रा के बाद यहाँ पर बिंदु भी दिया हुआ है, उस पर बहुत सारे बच्चे बिंदु पर फोकस नहीं करते हैं। लिखना जरूरी है बच्चों ये, ठीक है। यहाँ पर चारों, तो र पर ओ की मात्रा के साथ यहाँ पर एक बिंदु भी लगा है ना, वो भी मात्रा है, वो लिखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये है पर बस केवल ए की मात्रा है, बिंदु नहीं है ना, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है ना, है। तो ह पर ए की मात्रा के साथ साथ एक क्या लगा हुआ है, एक बिंदु भी लगा हुआ है, डॉट लगा है, जो कि आप लोग नहीं लगाते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। देखिए में, कहीं भी आप में पर देखेंगे तो ए की मात्रा के साथ यहाँ पे क्या रहता है, डॉट रहता है, वो लिखना जरूरी है। अब इस तरह की जितनी भी चीज़ें आएंगी, कहीं भी अगर चंद्र बिंदु है या मात्राओं के साथ है ना, ए और ए की मात्रा के साथ या ई की मात्रा के साथ भी ये बिंदु आता है, तो वहाँ पर ये बिंदु लगाना जरूरी है, ठीक है बच्चों। जहाँ जहाँ खड़ी पाई आएगी, खड़ी पाई का ध्यान देना जरूरी है कि कहाँ खड़ी पाई आ रहा है, कहाँ कॉमा आ रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए ही आप लोग लिखना। इन लिखावट में इन बातों का बहुत ध्यान देना होता है, ठीक है बच्चों। तो और मात्राएं देखते ही रहना कि कहाँ छोटी मात्रा है, कहाँ बड़ी मात्रा है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए लिखना। ओके बच्चों, तो आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर डन हो गया। तो आज के लिए इतना ही। सेकेंड चैप्टर आपका स्टोरी है लाख की चूड़ियाँ, ठीक है। सेकेंड चैप्टर हम ये पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहना। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।